सुनो, अब हम लोग वीडियो में अपने बोर्ड पे देख चुके हैं, वही चीज़ हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया एंड द वर्ल्ड टॉपिक में। क्या लिखा हुआ है ज़रा देख लेते हैं इसके बारे में। इंडिया इज सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। सही बात है, सही बात है ना। इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? सेंट्रली लोकेटेड है, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बिल्कुल बीचों बीच है। ये तो हम लोग जान चुके हैं, इसमें कोई डाउट अब? चलो उसके बाद है द इंडियन ओशन कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट। इंडियन ओशन यूरोप को कनेक्ट करेगा किधर? वेस्ट की तरफ, क्योंकि यूरोप हमारा कहाँ है? इंडिया के वेस्ट साइड में है ना। उसी तरीके से कंट्रीज ऑफ एशिया इन ईस्ट, हालांकि एशिया को वो ईस्ट में भी कनेक्ट करता है और वेस्ट में भी करता है। ज़रा देखो वहाँ पे, है ना। तो हमारा जो एशिया में जो हमारा इंडिया है वो सेंट्रली लोकेटेड है, वो ईस्ट में भी करता है और वेस्ट में भी करता है। उसके बाद ये इंडियन पेनिनसुला। अच्छा, इंडियन पेनिनसुला का मतलब समझते हो क्या होता है? पेनिनसुला का मतलब समझते हो क्या होता है? हाँ, एक ऐसा एरिया जो कि तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ हो, है ना। जैसे यहाँ पे हमारा यदि आप गौर से देखें तो गुजरात से नीचे वाला एरिया इधर वेस्ट में, और ईस्ट में हमारा जो बंगाल वाला एरिया है उसके नीचे, यानी कि हमारा महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये सब हमारा क्या है? पेनिनसुला वाले एरिया में हमारा आता है। यानी कि एक ऐसा ये एरिया है जो कि तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। ईस्ट में हमारा बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है, वेस्ट में हमारा अरेबियन सी से घिरा हुआ है, और साउथ में हमारा इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। समझ के बात को? चलो, तो पेनिनसुला का मतलब समझ में आ गया। तो द इंडियन पेनिनसुला एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट्स विथ वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया से भी हमारा गहरा रिश्ता है, अफ्रीका से भी है, यूरोप से भी है। और अच्छा हाँ, एक बात पहले बताओ हमको, वेस्ट एशिया पहला हो गया हमारा वेस्ट एशिया, दूसरा अफ्रीका और तीसरा यूरोप। ये हमारा किधर पड़ता है? इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट तरफ पड़ता है ना। क्योंकि हमारा यदि वेस्ट में आप देखेंगे तो अफ्रीका भी इधर ही है, यूरोप भी इधर ही है, और वेस्ट एशिया भी हमारा वेस्ट में ही पड़ता है, इंडिया के वेस्ट में ही पड़ता है। उसके बाद साउथ में ईस्ट में हमारा क्या पड़ेगा? ईस्ट में हमारा पड़ेगा ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया देख लो उधर हमारा, है ना, वो हमारा पड़ता है इंडिया के ईस्ट साइड में। उसके बाद है नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, इंडियन ओशन जो हमारा नीचे साउथ में है, तो क्या इंडियन ओशन में किसी दूसरे कंट्री का इतना बड़ा कोस्ट लाइन है क्या? इंडियन ओशन में जितना बड़ा इंडिया का, जैसे देखो यहाँ पे कोस्ट लाइन हमारा गुजरात से नीचे आ जाओ, फिर बंगाल से नीचे आ जाओ, यानी कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, है ना, ये सब वाला जो हमारा एरिया है हमारा क्या है? कोस्टल एरिया है। क्या है? कोस्टल एरिया। तो इंडियन ओशन में कोस्टल एरिया जो इंडिया का है वो उससे बड़ा किसी का भी नहीं है। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज इंडियाज इमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ द ओशन आफ्टर इट। अब सवाल आपसे पूछेगा कि इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन ही क्यों रखा गया? सुना मेरे बात को ध्यान से। इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन ही क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि इंडियन ओशन में जो सबसे बड़ा जो खास रोल प्ले करता है वो करता है कौन? इंडिया करता है। वो भी इंडिया के कौन? इंडिया के कोस्टल लाइन, जो कि समुद्र के किनारे है। समझ के बात को? इसीलिए उसका नाम पड़ा इंडियन ओशन। अब कोई पूछे कि बेटा बताओ इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन ही क्यों पड़ा? तो इसलिए पड़ा क्योंकि इंडियन यानी कि जो ओशन हमारा जो नीचे है उसमें यदि सबसे बड़ा यदि कोई रोल प्ले करता है तो वो करता है इंडिया के कोस्ट लाइन। इसीलिए उसका नाम पड़ गया इंडिया के नाम पे, यानी कि इंडियन ओशन उसका नाम पड़ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। The opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। ये हम लोग जान चुके हैं, इसमें कोई डाउट? तो स्वेज कैनाल का जो उद्घाटन हुआ उसके वजह से यूरोप और इंडिया के बीच में जो डिस्टेंस था वो 7,000 किलोमीटर कम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। क्या लिखा हुआ है? इंडियाज कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एजेज बट द रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर दैन मैरी टाइम कॉन्टैक्ट्स। अब देखो ध्यान से,
बहुत समय पहले ना, बहुत समय पहले जब हमारे पास शिप ये सब नहीं हुआ करता था, तो उस समय हम लोग इंडिया से यूरोप जाया करते थे बाय लैंड। अब ज़रा सोचो कि कितना समय लगता होगा जाने में। बाय रोड, पैदल जाते होंगे ना, क्योंकि उस समय तो हमारे पास उतना ज़्यादा कुछ सिस्टम भी नहीं था, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था। क्या? घोड़ा? हाँ, घोड़ा ये सब होगा, लेकिन उसके पहले भी ज़रा सोचो, उसके पहले भी तो लोग इधर से उधर घुमा करते होंगे ना, है ना? बात समझ रहे हो? तो जानवर का इस्तेमाल वो लोग करते होंगे, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन समय तो लगता होगा ना, क्योंकि इंडिया से यदि आप यूरोप का डिस्टेंस देखें तो आपको कितना लग रहा है, यहाँ पे हालत ख़राब हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो ना? तो बाद में जब हमारा बाई सी रूट खोजा गया यूरोप से लेकर इंडिया के बीच में, तब जाके हम लोग बाई सी ट्रैवल करना शुरू कर दिए। लेकिन जब सी का रूट हमारा नहीं खोजा गया था, तो उस समय हम लोग बाई लैंड ही ट्रैवल करते थे। समझ गए? और उस समय पे टाइम बहुत लगता था। तो यहाँ पे मैरी टाइम जो एक वर्ड यूज किया गया है, मैरी टाइम का मतलब होता है कि समुद्री इलाके से जब हम लोग नहीं उस समय जा पाते थे, तो उस समय हम लोग जाते थे अपने लैंड रूट से जाया करते थे। ठीक है? तो ये एक बात यहाँ पे ये सवाल ये पूछा जा सकता है कि बताओ पहले इंडिया से लोग यूरोप कैसे जाते थे? बाय लैंड जाते थे, क्योंकि उस समय पे समुद्र का जो एरिया है वो खोजा नहीं गया था। अब देखो, समुद्र इतना तो छोटा है नहीं कि आप आसानी से पहुंच जाएंगे, है ना? समुद्र में यदि आप एक बार निकल गए तो आपको दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आता है। हाँ, लेकिन यदि आपको एक बिल्कुल खास रास्ता मालूम है कि इधर से ही जाना है, तो आप पहुँच जाएंगे। लेकिन यदि आपको मालूम नहीं, तब तो आप समुद्र में भटकते भटकते ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन पहुँच नहीं पाएंगे। यही बात है ना? लेकिन हाँ, जब समुद्र के द्वारा रास्ता खोज नहीं हुआ था इंडिया तक पहुँचने के लिए, उस समय हम लोग बाय लैंड आया जाया करते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। There was various routes across the mountains in the north have provided passage to the ancient travelers। अब सवाल ये है कि बाय रोड जब हम लोग जाते थे, तो बाय रोड भी हम लोग कहाँ से जाते होंगे? नॉर्थ वाले एरिया से जाते होंगे। देख लो यहाँ पे इंडिया का जो ऊपर वाला नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, फिर नॉर्थ वेस्ट हो गया हमारा। ये हमारा क्या है? पूरा का पूरा पहाड़ों से भरा हुआ है, पूरा का पूरा पहाड़ों से भरा हुआ है, और इसी पहाड़ के द्वारा हम लोग यूरोप पहुँचते थे उस समय पे। समझ गए बात को? क्योंकि एक यही मात्र रास्ता था बाय लैंड, क्योंकि नीचे तो आपका पानी है। यदि आपको उस समय पे यूरोप जाना होता था, तो आपको बाय लैंड इधर से ही होकर इधर जाना पड़ता होगा। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं फिर। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. The ideas of the Upanishads and the Ramayana, the stories of Panchtantra and Indian numerals and decimal system could reach many parts of the world through these routes. अब देखो, चूँकि इंडिया का हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि इंडिया का जो कल्चर रहा है ना, इंडिया का जो सिविलाइजेशन रहा है, वो बाकी कंट्री से भी बहुत ही पुराना, यानी कि बहुत ही इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत ही पुराना रहा है। मतलब अच्छा एक बात ज़रा देखो, जब यूरोप से इंडिया आने के लिए जब हम लोगों का सी रूट वाला जो रास्ता है वो जब नहीं खोजा गया था, तो उस समय तो लैंड से आते थे लोग, और ये वही रूट है जिस रूट के द्वारा हमारा बड़ा बड़ा कहानी, बड़ा बड़ा उपनिषद, रामायण, ये सब एक जगह से दूसरे जगह तक जा सका। और तुमको जान के ये बड़ा हैरानी होगा कि आज अमेरिका के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में महाभारत को पढ़ाया जाता है। मालूम है? बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आज महाभारत, रामायण, ऐसे ऐसे ग्रंथ को पढ़ाया जाता है। वो तो आज पढ़ाया जा रहा है ना, लेकिन वहाँ तक पहुँच चुका था बहुत पहले बाय लैंड रूट। समझ गए बात को? तो जो इंडिया का जो बाय नॉर्थ हमारा जो रोड था यूरोप जाने के लिए, उस समय पे हमारा बहुत बड़ा बड़ा ग्रंथ, बहुत बड़ा बड़ा जो हमारा इन्वेंशन था इंडिया में, वो इंडिया से यूरोप गया था और यूरोप से इंडिया भी आया था। तो क्या क्या था हमारा? उपनिषद हो गया, रामायण हो गया, यानी कि बहुत ही बड़े बड़े ग्रंथ हो गया हमारा। स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र। अच्छा, पंचतंत्र का बुक कभी कोई पढ़े हो? पंचतंत्र एक बुक होता है जिसमें कि बहुत अच्छा कहानी रहता है, केवल बहुत ही अच्छा कहानी रहता है। हाँ, बहुत अच्छा कहानी रहता है। तो पंचतंत्र का बुक हमारा इंडिया से यूरोप जा पाया ट्रैवल करके। क्यों? क्योंकि उस समय पे हमारे पास सी रूट का तो रास्ता था नहीं, लैंड रोड था हमारे पास, तो लैंड से हमारा गया। ठीक है, उसके बाद फिर इंडियन न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू दिज रूट्स। अब एक बात और जानो,
हमारे इंडिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, उन्होंने किस चीज़ का इन्वेंशन किया? जीरो का। तो वो जीरो इंडिया से बाकी देशों में जो ट्रैवल किया, जो पहुंचा, वो क्यों पहुंच पाया? क्योंकि वो दौर ही ऐसा था कि लोग इधर से उधर घुमा करते थे, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज किया करते थे। अब जैसे देखो होता क्या था, मान लो कोई इंसान उस समय पे बाई लैंड रूट इंडिया आया। अब जो वो इंडिया आएगा तो अपने साथ कुछ ना कुछ अपना सामान भी लेकर आएगा, अपना कल्चर लेकर आएगा, अपना लैंग्वेज लेकर आएगा। यदि उसके पास कुछ महाभारत जैसा किताब है तो वो भी अपना लेकर आएगा। उसी प्रकार से जब इंडिया के भी लोग जब यहाँ से वहाँ जाते थे ना, तो लोग तो जाते ही जाते थे, प्लस उनके आइडियाज़ जाते थे, उनके सामान जाते थे। समझ के बात को? तो इंडिया से जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग आज देखते हैं, महाभारत हो गया, उपनिषद हो गया, पंचतंत्र हो गया, फिर से जीरो का जो इन्वेंशन था वो हो गया, वो सारा का सारा इंडिया से बाकी कंट्री में भी ट्रैवल कर पाया। समझ के बात को? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो कनेक्टिविटी रहा है बाकी देशों से, वो बहुत ही पुराना रहा है और बहुत ही तगड़ा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। द स्पाइसेस, मुस्लिन का मतलब क्या होता है? प्लेन वोवेन कॉटन फैब्रिक। और इंडिया जाना जाता था किस चीज़ के लिए? पहले मसाला के लिए, अच्छा कपड़ा के लिए, है ना। जैसे हमारा यहाँ पे सिल्क होता था बहुत अच्छा, कॉटन बहुत अच्छा होता था, इसके लिए जाना जाता था। उसके बाद एंड अदर मर्केंडाइज वे टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। तो इंडिया का जो कनेक्टिविटी रहा है बाकी देशों से, कुछ ना कुछ हम लोग एक दूसरे को शेयर किए हैं, वो भी हम लोगों को कुछ ना कुछ शेयर किए हैं। अच्छा, एक बात तुम लोगों को जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि हम लोगों का जो यहाँ पे चिली है, जो मिर्ची हम लोग यूज़ करते हैं, वो हो गया। फिर से हम लोग जो पोटैटो यूज़ करते हैं वो हो गया। और भी बहुत सारे हमारे फूड मटेरियल हैं जिसका कि इन्वेंशन भारत में नहीं हुआ था। हालांकि ये सब ना बाकी देशों से लाया हुआ चीज़ है, मालूम है? किसी को मालूम है? हम लोगों को लगता है कि मिर्ची तो हम लोगों का देन है, इंडिया का ही देन है। नहीं, मिर्ची किसी दूसरे कंट्री का देन, पोटैटो भी। समझे बात को? तो ये क्या है हमारा, ये क्या है? ये जब लोग आए ना, अपने साथ कुछ सामान को लेके आए, कुछ आइडिया को लेके आए, उन्हीं आइडिया को हम लोग यहाँ पे अडॉप्ट कर लिए और उसके बाद हम लोग अपने आप को उस अनुसार ढाल लिए। समझ के बात को? तो ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल ब्रिटिश के कल्चर को ही फॉलो करते हैं, नहीं, बहुत सारे ब्रिटिश हमारे कल्चर को भी फॉलो करते हैं। जैसे यदि तुमको कभी बनारस जाने का मौका मिले तो बनारस यदि कभी जाना तो वहाँ पे देखना बहुत सारे ब्रिटिशर्स ऐसे हैं जो कि कृष्ण जी के पूजा में एकदम पूरा लीन है, पूरा उनको पूरा का पूरा कृष्ण जी का जो भक्ति है ना वो याद है। कभी यदि जाने का मौका मिले मथुरा तरफ, बनारस तरफ, तो आप वहाँ पे आप देखिएगा कि बहुत एकदम अंग्रेज लोग जो कि कभी साड़ी नहीं पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं वो लोग, बिंदी लगाते हैं वो लोग। अरे फीमेल, हाँ बिल्कुल है। मतलब कि कृष्ण जी का जो मथुरा वाला जो जगह है ना, वहाँ पे यदि आप जाइए तो आपको मालूम चलेगा। तो ये क्या है? ये इंडिया का क्रेज है। समझे बात को? तो वहाँ पे जाने के बाद में एक शांति का माहौल आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा भी लगता है वहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ग्रीक स्कल्पचर, आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एटसेट्रा आर टेकन फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। अच्छा, ग्रीक स्कल्पचर का मतलब क्या हुआ इसका? अच्छा, एक और बात जरा हमको बताओ। बहुत सारे जगहों पर आप लोग देखे होंगे दीवार में ना पेंटिंग बना हुआ है, छीनी हथौड़ी से ठोका हुआ बना हुआ, वो इंडिया का देन नहीं है। हालांकि वो पहले इंडिया में नहीं चलता था, बाकी जगह से लोग यहाँ पे आए, वो कल्चर यहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश किया, हम लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया। और जब हम लोगों ने अडॉप्ट किया तो हम लोग भी बाद में दीवार में छेनी हथौड़ी से ठोक ठोक के इमेज बनाने लगे, है ना कुछ लिखने लगे। यदि आपको कभी मौका मिले तो फॉर एग्ज़ाम्पल कभी राजगीर जाइए, फिर फॉर एग्ज़ाम्पल कभी आप बोध गया जाइए, है ना, वहाँ पे ना आपको दीवार में कुछ लिखा हुआ मिलेगा जो कि आप अभी के टाइम में नहीं समझ पाएंगे। वो लैंग्वेज आज से लगभग 400 साल 500 साल पुराना है, वो लैंग्वेज अभी आप नहीं समझ पाएंगे। समझ के बात को? तो दीवार में पेंटिंग बनाना, कुछ लिख देना, ये हमारा कल्चर नहीं था, ये किसी और का कल्चर था, हम लोगों ने लेकिन अडॉप्ट कर लिया। हाँ, मधुबनी तो बिहार का है, मधुबनी पेंटिंग तो बिहार का अपना देन है वो। ठीक है, उसके बाद फिर डोम का मतलब क्या होता है? अच्छा, कभी मस्जिद के ऊपर देखो बड़ा सा गुम्बद टाइप का, वो भी हम लोगों का देन नहीं है, वो भी बाहरी कंट्री का देन है, लेकिन हम लोगों ने इसको, हम लोगों को अच्छा लगा, हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया।
समझ गए बात को। तो मोटा मोटी हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो कनेक्टिविटी रहा है बाकी कंट्री से वो बहुत ही पुराना रहा है और बहुत ही तगड़ा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इंडिया ने बहुत सारे चीज़ों को दूसरे कंट्री के साथ शेयर करा है और बाकियों कंट्री ने इंडिया के साथ भी कुछ शेयर करा है। तो ये शेयरिंग वाला जो नेचर है इंडिया का बहुत ही पहले से ही बना हुआ है और आज भी बना हुआ है। इसमें कहीं पे भी कोई डाउट किसी को? जल्दी बोलो, इंडिया एंड द वर्ल्ड वाले टॉपिक में किसी को कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे अभी इंडियाज़ नेबर के बारे में, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं है ना?